नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय आव्यूह का तीसरा भाग देखने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था आव्यूहों पर संक्रियाएं। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आव्यूहों का गुणन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, आव्यूहों का गुणन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, हम इस टॉपिक में ये सीखेंगे कि किस प्रकार से हम आव्यूहों को गुणा करते हैं। और उसे सीखने से पहले हमारा सबसे पहला कार्य होगा कि उनके चरण को जानना, कि किस प्रकार से हम उन्हें ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आव्यूहों का गुणन का चरण क्या क्या है। तो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला चरण होगा वो होगा कि यदि आपके पास दो आव्यूह दिए गए हैं A तथा B, और उनके गुणन के लिए आपका सबसे पहला कार्य होगा कि A में स्तंभों की संख्या B में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ये आप सबसे पहले दोनों आव्यूहों से ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि क्या वो बराबर हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आप उस आव्यूह को गुणा नहीं कर सकते, और यदि वो बराबर हैं तो फिर हम अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। हमारा दूसरा चरण है, इसके अतिरिक्त गुणनफल आव्यूह अर्थात प्रोडक्ट मैट्रिक्स के अवयवों को प्राप्त करने के लिए हम A की पंक्तियों तथा B के स्तंभों को लेकर अवयवों के क्रमानुसार गुणन करते हैं। यानी कि जब हम ये देख लेंगे कि दिए गए आव्यूह के स्तंभ तथा पंक्तियों की संख्या बराबर है या नहीं, उसके बाद हमारा अगला चरण होगा कि हमारा जो आव्यूह A की पंक्तियां होंगी तथा B के स्तंभ को गुणा करके हम अवयवों को एक एक करके ज्ञात करेंगे। और हमारा तीसरा चरण होगा कि इसी प्रकार से हम फिर गुणनफलों का योग ज्ञात करेंगे। तो ये तीन चरण हैं जिसके माध्यम से हम आव्यूहों को गुणा करते हैं। आइए एक उदाहरण से इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पर हमने जो उदाहरण में दो आव्यूह लिए हैं वो है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उस आव्यूह के जो अवयव हैं वो है 2, 5, 8, 10 तथा 4, 40। आइए देखते हैं कि हम इन्हें गुणा किस प्रकार से करेंगे। तो जैसा कि आपको अभी बताया गया था, सबसे पहला जो गुणा करने का चरण होगा वो होगा ये देखना कि क्या पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो यहाँ पर ये दोनों ही संख्या बराबर है, क्योंकि हमारा जो पहला आव्यूह है उसमें हमारे स्तंभों की संख्या है 2 और दूसरे आव्यूह में हमारे जो पंक्तियों की संख्या है वो है 2। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि हम इन आव्यूहों को गुणा कर सकते हैं, और इन्हें गुणा करने के बाद जो हमें आव्यूह प्राप्त होगा उस आव्यूह की कोटि होगी 2 क्रॉस 1। आइए अब हम ये सीखते हैं कि किस प्रकार से हम इसे गुणा करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पहले आव्यूह का जो अवयव होगा उसे हम गुणा करेंगे हमारे दूसरे आव्यूह के पहले अवयव से, और फिर उसे जोड़ेंगे हमारे पहले आव्यूह के दूसरे अवयव से, और फिर उसे गुणा करेंगे हमारे दूसरे आव्यूह के दूसरे अवयव से, जिससे कि यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुणे 4 योग 5 गुणे 40। इसी प्रकार से हम इसी चरण को दोबारा करेंगे हमारे दूसरे पंक्ति के लिए, जिसमें कि हम 8 को गुणा करेंगे 4 से, फिर योग करेंगे 10 गुणा 40 से, जिससे कि यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा 8 गुणे 4 योग 10 गुणे 40, जिसे आप पुनः हल करेंगे तो यहाँ पर आपको ये प्राप्त हो जाएगा 2 गुणे 4 योग 5 गुणे 40 तथा 8 गुणे 4 योग 10 गुणे 40 बराबर 208 तथा 432, जो कि हमारे प्राप्त किए गए आव्यूह का अवयव होगा। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार से हम आव्यूहों को गुणा करते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। हमने जो दूसरा उदाहरण लिया है उसमें हमारा पहला आव्यूह है जिसके कि अवयव हैं 1 घटा 1 2 0 3 4, और जो दूसरा आव्यूह है उसके अवयव हैं 2 7 घटा 1 1 5 घटा 4।
आइए अब हम इसे गुणा करना सीखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया था, गुणा करने का सबसे पहला चरण होगा वो ये देखना कि क्या हमारे पहले आव्यूह में जो स्तंभों की संख्या है वो हमारे दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों ही संख्याएं बराबर हैं, जिससे कि हमें ये पता लग रहा है कि हम इस आव्यूहों को गुणा कर सकते हैं तथा हमारा जो आव्यूह का गुणन हमें प्राप्त होगा वो आव्यूह हमारा उस कोटि का होगा जो कि है 3 गुणे 2। आइए अब हम ये देखते हैं कि कैसे हम इसे अब गुणा करेंगे। तो दोस्तों, इसे गुणा करने के लिए हम सबसे पहले हमारे पहले आव्यूह के पहली पंक्ति को गुणा करेंगे हमारे दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ से, जिससे कि हमें यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा 1 गुणे 2 योग घटा 1 गुणे घटा 1 योग 2 गुणे 5। अब हम यही चरण दोहराएंगे हमारे दूसरे स्तंभ के लिए। तो यहाँ पर अब हम हमारे पहले आव्यूह के पंक्ति को गुणा करेंगे हमारे दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ से, जिससे कि हमें हमारा आव्यूह प्राप्त होगा जिसके कि अवयव होंगे 13 तथा 1 गुणे 7 योग घटा 1 गुणे 1 योग 2 गुणे घटा 4। इसके बाद हम अब दिए गए आव्यूह के पहले आव्यूह के पंक्ति को गुणा करेंगे दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ से, जिससे कि हमें हमारा आव्यूह प्राप्त होगा जिसके कि अवयव होंगे 13 घटा 2 0 गुणे 2 योग 3 गुणे घटा 1 योग 4 गुणे 5। इसके बाद इसी चरण को हम दोहराएंगे जिससे कि हमें हमारे आव्यूह का चौथा अवयव प्राप्त हो जाए। अब हम हमारे पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति को गुणा करेंगे हमारे दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ से, जिससे कि हमारा चौथा अवयव भी प्राप्त हो जाएगा जो कि आएगा आव्यूह जिसके कि अवयव होंगे 13 घटा 2 17 0 गुणे 7 योग 3 गुणे 1 योग 4 गुणे घटा 4, जिसे जब आप हल करेंगे तो आपको इन दोनों आव्यूह का गुणन प्राप्त होगा। आव्यूह जिसका कि अवयव होगा 13 घटा 2 17 घटा 13। तो देखा आपने दोस्तों कि किस प्रकार से हम आव्यूहों को गुणा करते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हम आव्यूहों को गुणा करते हैं। जो तीसरा उदाहरण हमने लिया है इसमें हम जो दो आव्यूहों को गुणा करने वाले हैं इन दोनों की जो कोटि होगी वो होगी 3 क्रॉस 3 की, जिससे कि साफ आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पर जो आपके पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या है वो बराबर है आपके दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के, तो जिससे कि आप इसका गुणन ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पिछले उदाहरण में की गई प्रक्रिया को दोहराते हैं और एक एक करके ज्ञात करते हैं आव्यूहों का गुणन। तो यहाँ पर जैसा कि आप सब जानते हैं हम सबसे पहले हमारे पहले आव्यूह के पहली पंक्ति को गुणा करेंगे हमारे दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ से। जब हम इसे गुणा करेंगे दोस्तों तो हमें यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा 2 गुणे 1 योग 3 गुणे 0 योग 4 गुणे 3। ये होगा हमारे प्राप्त आव्यूह का पहला अवयव। इसी प्रकार से इसी चरण को जब हम दोहराएंगे तो हमें हमारा दूसरा अवयव प्राप्त होगा जब हम पहले आव्यूह के पहली पंक्ति को गुणा करेंगे दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ से। तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा अब 14 हमारा पहला अवयव, 2 गुणे घटा 3 योग 3 गुणे 2 योग 4 गुणे 0 हमारा दूसरा अवयव। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे हम हमारे दूसरे अवयव के तीसरे स्तंभ के लिए, तो हमें यहाँ पर हमारा तीसरा अवयव प्राप्त हो जाएगा 2 गुणे 5 योग 3 गुणे 4 योग 4 गुणे 5। इसी प्रकार से अब हम हमारे पहले आव्यूह के दूसरी पंक्ति को गुणा करेंगे हमारे दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ से। जब हम इसे गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारा जो चौथा अवयव होगा वो प्राप्त होगा 3 गुणे 1 योग 4 गुणे 0 योग 5 गुणे 3। जब हम हमारे पहले आव्यूह के दूसरी पंक्ति को गुणा करेंगे दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ से, तो यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा पांचवा अवयव 3 गुणे घटा 3 योग 4 गुणे 2 योग 5 गुणे 0। इसी प्रकार से जब हम पहले आव्यूह के दूसरी पंक्ति को गुणा करेंगे हमारे दूसरे आव्यूह के तीसरे स्तंभ से, तो यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा
हमारा छठा अवयव 3 गुने 5 योग 4 गुने 4 योग 5 गुने 5। इसी प्रकार से आप आगे भी इन्हीं चरण को दोहराएंगे, जिसमें कि आप पहले अवयव के तीसरे पंक्ति को गुणा करेंगे दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से, तो आपको आपका सातवां अर्थात A31 अवयव प्राप्त हो जाएगा, जो कि होगा 4 गुने 1 योग 5 गुने 0 योग 6 गुने 3। इसी प्रकार से जब आप तीसरे पंक्ति को गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ से, तो आपको अवयव 3-2 प्राप्त होगा, 4 गुने घटा 3 योग 5 गुने 2 योग 6 गुने 0। और इसी प्रक्रिया को जब आप आगे बढ़ाएंगे अपने तीसरे स्तंभ के लिए, तो आपको यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा आपका अवयव A33 बराबर 4 गुने 5 योग 5 गुने 4 योग 6 गुने 5। जिन सबको आप हल करेंगे तो आपको इन दोनों अवयवों का गुणन प्राप्त होगा। 14 शून्य 42, 18 घटा 1 56, 22 घटा 2 70। ये होगा आपके दोनों अवयवों का गुणन जो कि आपने प्राप्त किया है उसके अवयव। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से हम अवयवों को गुणा करते हैं। तो दोस्तों इस पर आधारित आपको बहुत से प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है अवयवों के गुणन के गुणधर्म। यानी कि अब हम सीखेंगे अर्थात जानेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहला है हमारा साहचर्य नियम, जो कि कहता है किन्हीं भी 3 अवयवों A, B तथा C के लिए AB को जब आप गुणा करेंगे C से, तो आपको वो बराबर प्राप्त होगा A गुणा BC के, जब कभी समीकरण के दोनों पक्ष परिभाषित होते हैं। हमारा दूसरा नियम है वितरण नियम, जो कि कहता है किन्हीं भी 3 अवयवों A, B तथा C के लिए A गुणा B योग C बराबर होगा AB योग AC के, तथा A योग B गुणे C बराबर होगा AC योग BC के, जब भी समीकरण के दोनों पक्ष परिभाषित होते हैं। हमारा तीसरा गुणधर्म है गुणन के तत्समक का अस्तित्व। प्रत्येक वर्ग अवयव A के लिए समान कोटि के एक अवयव I का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि IA बराबर होता है AI के, जो कि बराबर होगा A के। तो दोस्तों ये थे कुछ 3 गुणधर्म अवयवों के गुणन के लिए, जिसे आप जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि इसका प्रयोग हम प्रश्नों को हल करने में करेंगे अवयवों के। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। इन सभी पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल कीजिएगा, ताकि आपको अवयव अध्याय बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा अवयवों का गुणन। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे अवयवों का परिवर्त। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अवयव यानी कि मैट्रिसेस की वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या पढ़ेंगे। अवयवों के परिवर्त के गुणधर्म, सममित विषम अवयव तथा सममित अवयव। शुरू करते हैं अवयवों के परिवर्त के गुणधर्म से। यह मैंने 2 गुणा 2 कोटि का एक अवयव लिया है। अब हमें इसका परिवर्त करना है। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। इस पहली पंक्ति को हम परस्पर विनिमय करके पहला स्तंभ बनाएंगे और इस दूसरी पंक्ति को परस्पर विनिमय करके हम दूसरा स्तंभ बनाएंगे। इसको हम A कहेंगे, तो ये A परिवर्त होगा। ध्यान दीजिए, एक ही पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय करने से प्राप्त होने वाला अवयव A का परिवर्त कहलाता है। अवयवों के परिवर्त के गुणधर्म। A परिवर्त का परिवर्त बराबर होगा A के। A का परिवर्त बराबर होगा K A परिवर्त के, जहां K कोई अचर है। A प्लस B का परिवर्त बराबर होगा A परिवर्त प्लस B परिवर्त के, और
AB का परिवर्त बराबर होगा B परिवर्त A परिवर्त के। उदाहरण, यदि A और B दो अवयव हैं तो सत्यापित कीजिए AB का परिवर्त बराबर होगा B परिवर्त A परिवर्त के। AB हम निकालेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। अब हम AB का परिवर्त करेंगे, यानी कि हर पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे। अब हम B का परिवर्त करेंगे और A का परिवर्त करेंगे, फिर उन्हें गुणा करेंगे। देखिए, यह मैंने A का परिवर्त करा, इसी प्रकार B का परिवर्त करा। अब मुझे B परिवर्त A परिवर्त चाहिए, तो हम B परिवर्त गुणा A परिवर्त करेंगे तो हमें मिलेगा कुछ इस प्रकार। अब हम देख सकते हैं कि AB परिवर्त बराबर है B परिवर्त A परिवर्त के। यही हमें दर्शाना था। सममित अवयव। सममित अवयव वह अवयव होते हैं जो अपने परिवर्त के बराबर होते हैं। जैसे A मेरा एक अवयव है, अब मैं इनका परिवर्त करूंगी, यानी कि हर पंक्ति को स्तंभ बनाऊंगी। देखिए, कुछ इस प्रकार। दूसरी पंक्ति को करूंगी दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति बनेगी तीसरा स्तंभ। अब मैं देख सकती हूँ कि A बराबर है A परिवर्त के, यानी कि यह एक सममित अवयव है। विषम सममित अवयव। A परिवर्त बराबर होगा -A के। ध्यान दीजिए, विषम सममित अवयव के विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। जैसे A एक अवयव है, यहाँ मैं देख सकती हूँ कि इसके विकर्ण के सभी अवयव शून्य हैं। अब मैं इसका परिवर्त करूंगी। पहली पंक्ति बनेगी पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति बनेगी दूसरा स्तंभ, इसी प्रकार तीसरी पंक्ति बनेगी तीसरा स्तंभ। अब मैं देख सकती हूँ कि A परिवर्त बराबर है -A के, इसीलिए यह विषम सममित अवयव है। उदाहरण, अवयव B को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखते हैं हल। पहले मैंने B का परिवर्त करा, यानी कि हर पंक्ति को स्तंभ बनाया। उसके बाद P मैंने बराबर माना 1/2 B + B परिवर्त के। पहले मैंने B + B परिवर्त निकाला, अब मैं हर संगत अवयव को प्लस करूंगी, कुछ इस प्रकार। अब मैं हर अवयव को 1/2 से गुणा करूंगी, तो मुझे मिलेगा। अब मैंने इस P का परिवर्त करा। हम देख सकते हैं कि P परिवर्त P के बराबर है, यानी कि यह एक सममित अवयव है। अब हम Q मानेंगे 1/2 B - B परिवर्त को। तो पहले हम B - B परिवर्त का मान ज्ञात करेंगे, कुछ इस प्रकार। इसमें मैं हर संगत अवयव को आपस में माइनस करूंगी। अब मैं B - B परिवर्त को 1/2 से गुणा करूंगी। इसमें मैंने प्रत्येक अवयव को 1/2 से गुणा करा है। अब मैंने इसका परिवर्त करा, जो कि बराबर है -Q के, इसलिए यह एक विषम सममित अवयव है। P + Q
करने पे मुझे यह b के बराबर मिला। यही हमें दर्शाना था। इस वीडियो में हमने सीखा आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म और सममित विषम आव्यूह तथा सममित आव्यूह। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आव्यूहों पर प्रारंभिक संक्रियाएं और व्युत्क्रमणीय आव्यूह। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आव्यूह यानी कि मैट्रिसेस के वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या पढ़ेंगे। आव्यूहों पर प्रारंभिक संक्रियाएं और व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो चलिए शुरू करते हैं आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं से। किसी दो पंक्तियों या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय होगा। अब देखिए, इसमें मैंने पहली और दूसरी पंक्ति का परस्पर विनिमय करा है। यह पहली संक्रिया है। दूसरी संक्रिया, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणन करना। जैसे कि R1 में मैंने 7 से गुना करा है। देखिए, अब आप इसमें देख सकते हैं कि पहली पंक्ति में मैंने 7 से गुना करा है, बाकी ऐसे ही रहेगा। अब देखते हैं तीसरी संक्रिया। किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभों के संगत अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुना करके जोड़ना। इसमें मैंने पहली पंक्ति को 2 से गुणा करा है, फिर -R2 करा है, यानी कि दूसरी पंक्ति। यह मेरा एक आव्यूह है। अब देखिए, पहली पंक्ति में मैंने यह संक्रिया लगानी है, तो होगा 2 गुणा 5 -9 यानी कि 1, और 7 गुणा 2 -11 यानी कि 3। व्युत्क्रमणीय आव्यूह। AB बराबर होगा BA, जो कि बराबर होगा I के, यानी कि तत्समक आव्यूह। उदाहरण द्वारा समझते हैं। A और B दो आव्यूह हैं। A गुणा B होगा, इसको सरल करके हमें प्राप्त होगा। अब हम देख सकते हैं कि यह एक तत्समक आव्यूह है। अब हम BA निकालेंगे, यानी कि B गुणा A। इसको सरल करने पर भी हमें एक तत्समक आव्यूह प्राप्त होगा, यानी कि BA का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। उदाहरण, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह A का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। चरण 1। पहले हम A को A के बराबर रखेंगे। अब हम इसमें I लिखेंगे, यानी कि A बराबर होगा I A के। अब देखिए, इस A में हम तत्समक आव्यूह बनाएंगे और I की जगह पे जो हमें मान ज्ञात होगा वह आव्यूह व्युत्क्रम होगा। देखिए, यहां मैंने A बराबर I A की जगह पे यह लिख दिया। हम यहाँ पर तत्समक आव्यूह बनाएंगे और हमें यहाँ पे A का व्युत्क्रम प्राप्त होगा। तो चलिए अब हम पंक्ति संक्रिया लगाएंगे। तत्समक आव्यूह बनाने के लिए हमें 1 0 0 1 चाहिए। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 हमारे पास है। अब हमें यहाँ 2 की जगह पे
0 बनाना है। अब क्योंकि हमें तत्समक अवयव बनाना है तो हम दूसरी पंक्ति में यह संक्रिया लगाएंगे। इसके बाद हमें मिलेगा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे 0 मिल गया और यह संक्रिया मैंने दोनों तरफ लगाई है। अब मुझे -5 की जगह पे 1 चाहिए, यानी कि दोबारा से मुझे दूसरी पंक्ति में संक्रिया लगानी होगी। इसके बाद मुझे मिलेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 बन चुका है और यह संक्रिया दोनों तरफ लगी है। अब तत्समक अवयव के लिए केवल हमें 2 को 0 बनाना होगा। तो पहली पंक्ति में हमने संक्रिया लगाई, यहाँ पे 0 बन चुका है और यह संक्रिया दोनों तरफ लगी है। अब क्योंकि यहाँ पे तत्समक अवयव बन चुका है और हम जानते हैं I यानी कि तत्समक अवयव बराबर होता है A प्रतिलोम गुणा A के, तो इसलिए A प्रतिलोम बराबर होगा इस अवयव के। उदाहरण, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा अवयव A का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम A को बराबर रखेंगे I गुणा A के, तो हमें मिलेगा, तो चलिए अब हम व्युत्क्रम निकालने के लिए तत्समक अवयव बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 की जगह पे हमें 1 चाहिए, क्योंकि हमें तत्समक अवयव बनाना है। तो हम पहली और दूसरी पंक्ति को आपस में परस्पर विनिमय करेंगे। तो चलिए पहली संक्रिया लगाते हैं। ये देखिए, यह दोनों तरफ हुआ है। अब हम तीसरी पंक्ति में 3 को 0 बनाएंगे, यानी कि हमें तीसरी पंक्ति में संक्रिया लगानी है। तो हमें मिलेगा, और यह संक्रिया दोनों तरफ लगी है। अब क्योंकि दूसरे स्तंभ में 1 हमारे पास है, यानी कि पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में हमें 0 बनाना है। तो चलिए पहली पंक्ति में बनाते हैं। यहाँ हमने 0 बना दिया और यह संक्रिया दोनों तरफ लगी है। अब हम यह संक्रिया तीसरी पंक्ति में लगाएंगे। यह संक्रिया दोनों तरफ लगाई है। अब हम दोबारा से तीसरी पंक्ति में संक्रिया लगाएंगे, क्योंकि तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में जहाँ पे 2 है वहां मुझे 1 चाहिए। यह लगाने के बाद मुझे 1 मिल गया और यह दोनों तरफ लगाई। अब देखिए, पहली पंक्ति में संक्रिया लगाई क्योंकि मुझे -1 की जगह पे 0 चाहिए, और अब दूसरी पंक्ति में यह संक्रिया लगेगी। ये भी दोनों तरफ लगाई है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें तत्समक अवयव यानी कि I मिल चुका है, और हम जानते हैं I बराबर होता है A प्रतिलोम गुणा A के, यानी कि A प्रतिलोम बराबर होगा इस अवयव के। इस वीडियो में हमने सीखा अवयवों पर प्रारंभिक संक्रियाएं और व्युत्क्रमणीय अवयव। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद।